हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीडीसी मेंस की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला तो आपको ये क्लियर कर दूं कि एग्जाम डेट में शायद ही कोई चेंज होगा, क्योंकि यूपी जीआईसी मेंस का जो एग्जाम है वो भी अपनी जो पहले से डिसाइडेड डेट है उसके ऊपर हो रहा है। उसके एडमिट कार्ड, उसके सिटी इंटीमेशन सब हो चुका है और वो एग्जाम जैसे 30 अगस्त को पहले प्रपोज था तो 30 अगस्त को ही हो रहा है। और इसी तरह से आपका जो एग्जाम है वो भी सेम डेट पर होने वाला है। अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे बहुत सारे आप लेक्चर देखते ही होंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम रमन लाइंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, आ सकता है, उसको कैसे आपको लिखना है, वो सारा इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इसी तरह के और क्वेश्चंस चाहिए, टेस्ट सीरीज भी आपको चाहिए, तो आप मेरा जो कोर्स है, जो मेरी एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट होने वाली है उसमें। साथ ही साथ हाँ जी, देखिए तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है व्हाट इज रमन इफेक्ट एंड व्हाट आर स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लाइन इन रमन स्पेक्ट्रम, गिव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी रमन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इनको मैंने पहले ही यहाँ पर लिख लिया है, जो मैं बोलूंगा वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में ना लगे, क्योंकि ऐसा मैं लिखूंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस चीज़ का इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले रमन इफेक्ट होता क्या है। तो रमन इफेक्ट जो डिस्कवर किया वो किसने किया? सर सीवी रमन ने किया। हमारे बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, हम लोगों को पता भी है। 1928 में ये डिस्कवरी हुई और क्योंकि सर रमन ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए इसका जो नाम है वो रमन इफेक्ट पड़ गया। अब इस इफेक्ट में होता क्या है कि जब कोई बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो बीम है उसको किसी ऑर्गेनिक लिक्विड से पास कराया जाता है। कहां से पास कराया जाता है? ऑर्गेनिक लिक्विड से। मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम को किसी ऑर्गेनिक लिक्विड से पास कराया जाता है। ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, है ना, बेंजीन टोलुइन जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड से पास कराया जाता है। तो जो लाइट है वो राइट एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट अपने राइट एंगल से, मतलब अपने जो पाथ है उससे 90 डिग्री एंगल पर घूम जाती है। और जब ये स्कैटर्ड हो जाती है तो इसके अंदर इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन तो होती है, साथ में मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो भी आ जाती है। मतलब जो पहले रेडिएशन आ रहा था वो तो होगा ही होगा, वो जो फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा था वो तो इसके अंदर होगा ही होगा, इसमें एक अलग से नई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन भी आ जाता है। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है और फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जाता है, लाइट की फ्रिक्वेंसी जो स्कैटरिंग की वजह से लाइट की फ्रिक्वेंसी में जो चेंज हो जाता है, इस फिनोमिना को हम रमन इफेक्ट कहते हैं। फ्रिक्वेंसी में जो चेंज होता है उसको हम लिखते हैं न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू। फ्रिक्वेंसी में जो चेंज होता है उसको हम लिखते हैं न्यू माइनस न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू डेल्टा न्यू। यहाँ जो न्यू प्राइम होता है वो क्या होता है? स्कैटर्ड जो फ्रिक्वेंसी है फोटोन उसकी फ्रिक्वेंसी। न्यू जो है वो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी होती है और डेल्टा न्यू जो है वो चेंज इन फ्रिक्वेंसी कहलाता है। हालांकि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आगे ही पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर, पर अभी जो हमसे पूछा है उसका हम आंसर कर रहे हैं। तो यहां से ये जो रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट में हुआ क्या है बेसिकली, यहां पर जो इंसिडेंट फोटोन आया, इंसिडेंट जो हमारे पास बीम आई उसकी फ्रिक्वेंसी में जो चेंज हुआ स्कैटरिंग के बाद, तो उसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन इफेक्ट के वजह से इसका जो रिजल्ट आता है उसमें क्या आता है, इसमें जो पहले अनमॉडिफाइड लाइंस थी उसके साथ कुछ मॉडिफाइड लाइंस भी आती है जिनको रमन लाइंस कहा जाता है। और ये लाइंस का जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका जो रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें पहले जो अनमॉडिफाइड लाइन थी, मतलब स्कैटरिंग के पहले और स्कैटरिंग के बाद कुछ नई लाइंस भी आ जाती है जिनको मॉडिफाइड लाइन या रमन लाइंस कहा जाता है। और इन पूरी लाइंस को एक साथ देखा जाए तो इसको रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा टर्मिनोलॉजी यूज होती है रमन शिफ्ट। तो ये जो डेल्टा न्यू लिखा हुआ है फ्रिक्वेंसी में चेंज, तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रमन शिफ्ट। तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी डेल्टा न्यू बिटवीन इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट, इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी के बीच में जो चेंज होता है उसको कहा जाता है रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस। रमन शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस और ये इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। ये इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। मैं वापस रिपीट कर दूं, जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है यानी कि जो
डिफरेंस निकाल रहे हो आप इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी के बीच में, उसको रमन शिफ्ट कहा जाता है। और इस रमन शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड करती है जो स्कैटरिंग सब्सटेंस है उसके नेचर पर, ना कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है किससे? इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से। ठीक, यहां तक क्लियर। अब 3 तरह की लाइनें बनती है जब रमन स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसके अंदर 3 तरह की लाइनें बनती है, जिसकी कौन सी लाइन कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है डेल्टा न्यू के ऊपर, रमन शिफ्ट के ऊपर। तो सबसे पहले स्टोक्स लाइन के बारे में हम पढ़ ले। तो स्टोक्स लाइन कब बनेगी? जब जो डेल्टा न्यू है वो हमारे पास क्या बनेगा? पॉजिटिव। हमने यहां पर लिखा हुआ है न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू। तो जब ये डेल्टा न्यू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये माइनस होने वाली चीज की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो इस केस में जब आप रिजल्ट निकालोगे तो न्यू प्राइम यानी कि स्कैटरिंग जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कम हो जाएगी। स्कैटरिंग लाइट की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी का कम होने का मतलब है वेवलेंथ ज्यादा होना। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी तो कम होगी पर उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम कहेंगे स्टोक्स लाइन। कौन सी लाइन कहेंगे? स्टोक्स लाइन। और ये जो लाइन है कहां पर अपीयर होंगी? लोअर फ्रिक्वेंसी साइड में, क्योंकि यहां पर फ्रिक्वेंसी कम हो गई। फिर दूसरा केस बनेगा जिसमें जो रमन शिफ्ट है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। रमन शिफ्ट की वैल्यू 0 होने का मतलब है स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट लाइन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी सेम हो जाना। अगर डेल्टा न्यू 0 हो गया यानी कि रमन शिफ्ट की वैल्यू 0 हो गई, तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है और जो इंसिडेंट रेडिएशन है दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। ऐसे केस में किसी भी तरह की कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। लाइट जिस पाथ पे आ रही थी उसी से चली जाएगी, जिस फ्रिक्वेंसी से आ रही थी उसी से वापस क्या होगी? चली जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रेल्स स्कैटरिंग। ये जो स्कैटरिंग है इसको क्या बोला जाता है? रेल्स स्कैटरिंग। और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपीयर होगी, मतलब जहां पहले थी वहीं पे होगी। फिर उसके बाद तीसरी आती है हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन। इस केस में जो हमारे पास रमन शिफ्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो रमन शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर जो लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे एंटी स्टोक्स लाइन। यहां इस केस में जो लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे एंटी स्टोक्स लाइन, और ये हायर फ्रिक्वेंसी साइड में अपीयर होगी। यहां पर एक आपको डायग्राम दिख रहा है, यहां पर ये जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन है ये वाली, इसको कहेंगे रेल्स लाइन, जो कि अपनी पोजीशन पर बनी हुई है, जहां पहले थी वहां पर बाद में भी है। जब रिजल्टिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी तो स्टोक्स फ्रिक्वेंसी बनती है, स्टोक्स लाइन बनती है। तो स्टोक्स लाइन कहां बनेगी? लोअर फ्रिक्वेंसी साइड पे। तो ये स्टोक्स लाइन बन गई, और यहां पर बन गई एंटी स्टोक्स लाइन जो कि हायर फ्रिक्वेंसी साइड पर बनेगी। तो ये 3 तरह की लाइनें बनती है और यही हमसे पूछा है। आप ये चीजें याद रखिएगा कि स्टोक्स लाइन कब बनेगी, एंटी स्टोक्स लाइन कब बनेगी और रेल्स लाइन कब बनेगी। इन लाइंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी स्टोक्स लाइन की हमेशा ज्यादा होती है, किससे? एंटी स्टोक्स लाइन से। स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ज्यादा कौन होता है, तो स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है एंटी स्टोक्स लाइन से। इंटेंसिटी मतलब कौन ब्राइटर दिखेगा, कौन कम दिखेगा, है वो चीज। इस चीज को हम आगे चल के भी देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे कि क्यों ज्यादा जो है स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है। सिमेट्री, आपने इस डायग्राम में देखा कि ये जो लाइंस है ये इस रेल्स लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, मतलब इनमें इक्वल स्पेस आ रहा है, अनइक्वल स्पेस नहीं है। तो ये जितनी भी लाइन है, चाहे वो स्टोक लाइन है चाहे वो एंटी स्टोक लाइन है, वो रेल्स लाइन के आइदर साइड मतलब दोनों साइड वो इक्वली स्पेस्ड होती है। फिर तीसरा है हमारे पास इंफ्रारेड लिंक। इंफ्रारेड लिंक का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकाला जाएगा, स्पेक्ट्रल लाइन, मॉडिफाइड स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब चाहे वो स्टोक लाइन हो चाहे इंटेस्टोक लाइन, और पेरेंट लाइन। पेरेंट लाइन मतलब रेल्स लाइन के बीच में जो डिफरेंस निकाला जाएगा, वो डिफरेंस किसके बराबर होगा? वो डिफरेंस बराबर होगा करस्पॉन्डिंग इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये डिफरेंस की बात चल रही है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो हम देख लेते हैं। तो ये रमन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसके अंदर जो एपरेटस यूज किया, उस एपरेटस में क्या क्या था वो हम देख ले पहले, और उसके बाद उसकी वर्किंग देखेंगे। तो ये जो एपरेटस है इसमें एक ट्यूब होती है जिसको कहा जाता है रमन ट्यूब। इस रमन ट्यूब की जो डायामीटर है वो होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। ये ग्लास ट्यूब होती है और इसकी जो लंबाई है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर मतलब एक जो स्केल आता है 15 सेंटीमीटर वाला, वो इतना सा हो गया। तो इसकी लंबाई जो है वो इतनी होती है और ग्लास ट्यूब है
और डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर। एक से 2 सेंटीमीटर का डायमीटर मतलब इतना सा डायमीटर हो गया। इसके अंदर प्योर लिक्विड फिल किया जाता है जो कि डस्ट और एयर बबल से फिल होता है। अब इस ट्यूब के एक एंड के ऊपर एक ऑप्टिकली प्लेन विंडो बना देते हैं। जो लाइट स्कैटर्ड होके जाएगी आगे, जब हम इसको लाइट को देखेंगे तो वो इसी विंडो से पास होगी। ठीक है, ये apparatus बना हुआ है तो ये वाली विंडो है, यहां से लाइट पास होगी और ये ग्लास ट्यूब है। फिर इस ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पर एक हॉर्न के शेप का एंड बना हुआ है, तो इसको ब्लैक एंड हॉर्न शेप एंड बोलते हैं। इसके ऊपर ब्लैक कलर कर दिया जाता है ताकि इसमें किसी भी तरह का जो रिफ्लेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके और बाहर से जितनी भी अनवांटेड जो रेडिएशंस आ रही है ना, उनको क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये हॉर्न का काम होता है ये। उसके अलावा यहां लगा हुआ है लाइट सोर्स और फिल्टर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो फिल्टर होकर कहां जाएगी, इस ट्यूब के ऊपर जाएगी। फिर इस ट्यूब पर एक लगा हुआ है रिफ्लेक्टर और एक लगी हुई वाटर जैकेट। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हीटिंग होगी तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगातार इसमें पानी का सर्कुलेशन होता रहता है और वो पानी का सर्कुलेशन वाटर जैकेट के थ्रू होता है। रिफ्लेक्टर लगा होता है। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्टर जो है सेमी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पॉलिश्ड होता है, एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर होता है। ट्यूब के चारों तरफ लगा होता है इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। फिर इसमें लगा हुआ है एक लेंस। जो विंडो है यहां से जो लाइट स्कैटर्ड होके जाएगी उनको एक स्लिट के थ्रू लेंस पर फोकस कराया जाएगा और लेंस से निकलने के बाद इसको कैमरा स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर देखा जाएगा, इन लाइंस को। तो यहां पर लगा हुआ है लेंस। अब वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, ये जो हमारे पास सोर्स था इससे लाइट निकलेगी, फिल्टर होकर किसके ऊपर जाएगी, ट्यूब के ऊपर गिरेगी, यानी कि ट्यूब के अंदर जो ग्लास लिक्विड है उसके ऊपर गिरेगी। यहां से जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होगी। अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होगी तो जो रिफ्लेक्टर और जो ब्लैक एंड हॉर्न है, जो ब्लैक हॉर्न शेप है और जो रिफ्लेक्टर है, वो क्या करेंगे, वो जितनी भी लाइट जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है उसमें जो ब्लैक एंड हॉर्न है वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, स्ट्रे लाइट को, है ना। जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट जाएगी विंडो की डायरेक्शन में, वो लाइट क्या हो जाएगी, एग्जिट पर चली जाएगी। स्कैटर्ड लाइट कहां पर चली जाएगी, एग्जिट पर चली जाएगी। फिर ये जो स्कैटर्ड लाइट है एक विंडो से पास होने के बाद एक स्लिट से पास होगी जहां से उसको लेंस पर गिराया जाएगा और लेंस से उसको कहां देखा जाएगा, स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर देखा जाएगा। लेंस से उसको कहां पर देखा जाएगा, स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर देखा जाएगा। क्योंकि लगातार इसमें हीटिंग होती रहेगी तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए वाटर का लगातार सर्कुलेशन चलता रहता है और जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको लगातार कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यानी कि जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उससे वहां पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिजल्ट में हमें 3 तरह की लाइन मिलती है, एक मिलती है रेल्स लाइन, एक मिलती है स्टॉक लाइन और एक मिलती है एंटी स्टॉक लाइन। क्लियर। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है कि रमन इफेक्ट क्या है, स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन, रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा है तो आपको डेरिवेशन वगैरह इसमें लिखना भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज रमन इफेक्ट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी के ऊपर हमें इसका डेरिवेशन बताना है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, डेल्टा न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू, वो फॉर्मूला कैसा है वो हमें बताना है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि जो स्टॉक्स लाइन है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा क्यों होती है एंटी स्टॉक लाइन से, है ना, या एंटी स्टॉक लाइन फेंटर मतलब उनकी इंटेंसिटी कम क्यों होती है, और जो ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कोई भी जो लाइट है उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर उसके पास न्यू है तो जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जाती है और इन एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन, और इन फोटोन की जो एनर्जी होती है एच न्यू होती है। जब ये लाइट किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल से टकराती है, जब ये लाइट किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल से टकराती है तो टकराने का मतलब है कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन होता है। तो फोटोन जो है उसका कॉलिजन होता है किसके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ये कॉलिजन अगर इलास्टिक कॉलिजन हो गया तो आपको ये पता है इलास्टिक कॉलिजन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है ना। तो अगर इलास्टिक कॉलिजन हो गया तो किसी भी तरह का कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, किस किस के बीच में, फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में। तो इससे क्या होगा, जो स्कैटर्ड हमारे पास फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जब वो अपने साथ लाया था, मतलब स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और आपको ये पता है अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस को हम कहते हैं रेल्स लाइन, यानी कि यहां पर लाइन जो रहेगी वो अनमॉडिफाइड रहेगी
और इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा और यहां पर जो लाइन बनेगी वो रेल्स लाइन बनेगी। तो रेल्स लाइन के लिए कंडीशन क्या है, कॉलिजन कैसा होना चाहिए, इलास्टिक। एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पर, मान लो कि इंसिडेंट फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी है एच न्यू, वो कोलाइड करता है एक मॉलिक्यूल के साथ और कोलिजन के पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि उसकी वेलोसिटी है v, और इंट्रिंसिक एनर्जी मतलब अंदर की एनर्जी जो है वो है E। टक्कर हो गई, टक्कर के बाद जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमने लिखा न्यू 1, इसको आप न्यू प्राइम भी लिख सकते हो, कई जगह न्यू प्राइम लिखा होता है, यहां पर न्यू 1 लिख रहे हैं। तो न्यू 1 और स्कैटर्ड फोटोन की जो वेलोसिटी है उसको हमने लिखा v1 से, है ना। तो एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और इंट्रिंसिक एनर्जी को हमने लिख लिया E1। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इंसिडेंट एनर्जी और ये स्कैटर्ड एनर्जी, तो ये लिखा जाएगा एच न्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ई, RHS पर लिखा जाएगा एच न्यू 1 प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस E1। अगर हम ये मान लें कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है V वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम ये मान ले कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो दोनों तरफ से काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा एच न्यू प्लस ई इक्वल्स टू एच न्यू प्राइम भी लिख सकते हो इसको, प्लस ई प्राइम भी लिख सकते हो या E1 भी लिख सकते हो, है ना। अब उसके बाद इसको जब ट्रांसपोज करोगे यानी कि रीअरेंज करोगे, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा एच न्यू प्राइम प्लस ई प्राइम माइनस ई, और ये एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हमने लिख लिया डेल्टा ई से, दोनों साइड एच से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बच गया न्यू इक्वल्स टू न्यू प्राइम प्लस डेल्टा ई अपॉन एच। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू माइनस डेल्टा ई अपॉन एच। हमें बहुत अच्छे से पता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू होता है एच डेल्टा न्यू, तो यहां से डेल्टा ई अपॉन एच को आप लिख सकते हो डेल्टा न्यू, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप लिख सकते हो डेल्टा न्यू, जो कि मैंने यहां लिखा है। तो हमारे पास ये न्यू प्राइम इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, न्यू माइनस डेल्टा न्यू। तो ये जो डेल्टा न्यू है जिसको हम कहते हैं रमन शिफ्ट, ये रमन शिफ्ट किसके बराबर हो गया, ई प्राइम माइनस ई अपॉन एच, इसको हम क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट कहते हैं। फिर वही चीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यदि डेल्टा न्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो यहां जो लाइन बनेगी वो स्टोक्स लाइन बनेगी। दूसरा, यदि डेल्टा न्यू 0 हो जाता है तो दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर हो जाएगी, तो यहां पर अनमॉडिफाइड लाइन रहेगी जिसको हम कहेंगे रेल्स लाइन, और ये जो स्कैटरिंग है इसको कहेंगे हम रेल्स स्कैटरिंग। तीसरा, यदि डेल्टा न्यू नेगेटिव हो जाता है यानी कि न्यू प्राइम की वैल्यू ज्यादा हो जाती है न्यू से, तो इस केस में जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और यहां जो लाइन बनेगी वो एंटी स्टोक्स लाइन बनेगी। ठीक है, ये पहले वाली चीज है। अब बात यह है कि जो स्टोक्स लाइन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, तो पॉपुलेशन का मतलब कौन सी लाइन ज्यादा है कौन सी कम है, तो पॉपुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का, MB स्टैटिस्टिक्स। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इंटेंसिटी है एंटी स्टॉक लाइन की, वो एंटी स्टॉक लाइन की इंटेंसिटी दी जाती है AE पावर माइनस एच न्यू का मतलब है फ्रिक्वेंसी अपॉन के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और स्टॉक्स लाइन की जो इंटेंसिटी होती है उसको लिखा जाता है AE, यहां पर प्लस आ रहा है यहां पर माइनस आ रहा है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन बनेगा E पावर माइनस 2H न्यू अपॉन KT। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टॉक्स लाइन और ये E पावर माइनस में आ गया, तो E पावर माइनस 2H न्यू अपॉन KT, इसकी जो वैल्यू है 1 से कम होती है, इसकी वैल्यू 1 से भी कम होती है, और 1 से भी कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है एंटी स्टॉक लाइन की वैल्यू कम हो जाएगी, स्टॉक लाइन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए यहां से साफ साफ पता लग रहा है एंटी स्टॉक्स लाइन जो है वो फेंटर, मतलब उनकी इंटेंसिटी कम होती है, किससे, स्टॉक्स लाइन से कम होती है। ठीक है, इनकी इंटेंसिटी स्टॉक्स लाइन से क्या होती है, कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द रमन वाइब्रेशनल शिफ्ट कंसिडरिंग मॉलिक्यूल एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमें रमन वाइब्रेशनल शिफ्ट को बताना है जिसके अंदर हमें मॉलिक्यूल को क्या कंसिडर करना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यदि हम मॉलिक्यूल को हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर कर लेते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को हम कैसे लिखेंगे, E इक्वल्स टू न्यू प्लस हाफ HC न्यू E, न्यू बार E। तो ये जो न्यू है ये वाला न्यू, ये है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, यहां जो ये न्यू लिखा है
ये है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और ये वाला जो न्यू ई प्राइम लिखा है, न्यू ई बार, ये क्या है? वेव नंबर। ये क्या है? वेव नंबर। और वेव नंबर आपको पता है किसके बराबर होता है? 1/λ। तो ये एक तरह से hc/λ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? hc/λ। तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकालना है, यानी कि स्कैटर्ड और इंसिडेंट। तो स्कैटर्ड को हम मान लेते हैं न्यू प्राइम, तो न्यू प्राइम में से न्यू को घटा देंगे तो एनर्जी लेवल डिफरेंस आ जाएगा। तो न्यू प्राइम प्लस हाफ एच सी न्यू ई, ये तो वेव नंबर है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, और न्यू प्लस हाफ और ये एच सी न्यू ई। तो यहां से 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहां ये किसका डिफरेंस आ गया? ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का डिफरेंस आ गया। किसका डिफरेंस आ गया? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का डिफरेंस आ गया। अब हमें निकालना है रमन शिफ्ट। तो रमन शिफ्ट को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा न्यू से, जो बराबर होता है ई प्राइम माइनस ई, मतलब बाद वाली एनर्जी में से पहले वाली एनर्जी को माइनस करना है। तो ई प्राइम माइनस ई का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? न्यू प्राइम माइनस न्यू एच सी न्यू बार ई। तो ये लिखा हुआ है, तो यहां हमारे पास ये डिफरेंस आ गया। अब ये जो एच सी अपॉन न्यू बार ई है, ये एक तरह से क्या है? ये लिखा हुआ है वेवलेंथ। तो पहले तो यहाँ एच से एच कटेगा, तो एच से एच कट गया, तो ये जो एच से एच जो है वो यहां पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा न्यू प्राइम माइनस न्यू और सी न्यू बार ई। ठीक है, अब ये जो सी न्यू बार ई है, सी अपॉन लेमड़ा हो गया। तो ये सी अपॉन लेमड़ा किसके बराबर हो गया? फ्रिक्वेंसी। तो यहां पर जो ये आया है ये वाला, तो ये जो है ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है। ये आई है फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों का जो कंबाइंड है, ये कंबाइंड किसके बराबर होगा? फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। और ये वाला जो न्यू लिखा हुआ है, ये क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अब यहां पर इसका जो सिलेक्शन रूल होता है, किसके लिए? जब इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन रूल क्या है कि जो रमन शिफ्ट है डेल्टा न्यू, इसकी वैल्यू +-1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? +-1। यदि इसकी वैल्यू +1 आती है, यदि इसकी वैल्यू क्या आती है? +1, तो डेल्टा न्यू जो है उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और डेल्टा न्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप जानते हो कौन सी लाइन बनती है? स्टॉक लाइन। दूसरा केस है, यदि ये डेल्टा न्यू की वैल्यू -1 आती है, तो उस केस में डेल्टा न्यू हो जाएगा नेगेटिव। और आप जानते हो जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उस केस में जो लाइन बनती है वो एंटी स्टॉक लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनती है? एंटी स्टॉक लाइन। आगे देखो, फिर हमें जो रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, इसमें ये बताना है लाइन पोजीशन एंड शिफ्ट के लिए डेरिवेशन करना है। तो इसके लिए हम ये कंसीडर कर लेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो रिजिड रोटर की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं? रिजिड रोटर। तो रिजिड रोटर की तरह काम करेंगे तो यहां पर रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में हम यहां एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रोटेशनल एनर्जी स्टेट, जैसे वहां वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर था न्यू, यहां पर रोटेशनल एनर्जी स्टेट को हमने लिख दिया जे से। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा J+1 BHC। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, BHC। ठीक है, अब यहां पर ट्रांजिशन जो हम करा रहे हैं जे से और जे बार, जे प्राइम, तो जे इनिशियल हो गया और जे प्राइम जो है वो फाइनल हो गया। तो जे से जे प्राइम स्टेट में हम क्या करा रहे हैं? ट्रांजिशन। तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा? ई जे प्राइम, यहां जे प्राइम आ जाएगा। फिर हमें निकालना है एनर्जी में चेंज। तो चेंज क्या होगा? बाद वाली एनर्जी माइनस पहले वाली एनर्जी। तो बाद वाली एनर्जी जे प्राइम +1 में से हम पहले वाली को माइनस कर देंगे तो BHC आ जाएगा। हमें निकालना है रमन शिफ्ट। तो रमन शिफ्ट के पहले हम निकालेंगे यहां पर वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है वो कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं कि E जो है वो किसके बराबर होता है? hc/λ। तो 1/λ किसके बराबर हो जाएगा? E/hc। और इसी को हम कहते हैं वेव नंबर। तो कुल मिलाकर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू किसके बराबर होगी? एनर्जी का डिफरेंस अपॉन hc, और ये किसके बराबर हो जाएगा? वेव नंबर, यानी कि 1/λ की वैल्यू है। तो यहां ये वैल्यू रखी तो हमारे पास आ गया जे प्राइम और इनका डिफरेंस आ गया, यानी कि ये वैल्यू पूरी हमने यहां रख दी। अब यहां पर जो सिलेक्शन रूल होता है रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए वो होता है डेल्टा जे की वैल्यू 0 और +-2। यदि डेल्टा जे की वैल्यू 0 बनती है तो डेल्टा जे की वैल्यू 0 बनेगी, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा? 0। और ये एक्सप्रेशन 0 हो गया तो उस केस में जो लाइंस बनेगी वो रेल्स लाइन बनेगी। जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। फिर अगर हम डेल्टा जे में इसकी वैल्यू +2 लेते हैं, तो +2 लेंगे तो आपको क्या करना है? यहां पर जो जे प्राइम है, इस जे प्राइम की जगह आप लिखोगे J+2। तो जे प्राइम की जगह J+2 लिखोगे, यानी कि लोअर साइड से ट्रांजिशन, स्टॉक्स लाइन में ट्रांजिशन जो होगा लोअर से हायर में होगा, और जो एंटी स्टॉक लाइन है उसमें जो ट्रांजिशन होगा वो हायर से लोअर में होगा। तो यहां लोअर से हायर में हो रहा है तो हायर साइड पे यहां पर जे प्राइम की जगह J+2 रखेंगे।
तो हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, यहां पर जे प्राइम की जगह मैंने j+2 रख दिया। तो जे प्राइम की जगह जब j+2 रखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4j+6 और इंटू बी, 4j+6 इंटू बी, तो इसको हम कहेंगे स्टोक्स लाइन। और जब हमारे पास डेल्टा जे की वैल्यू -2 होगी तो जे प्राइम की जगह यहां पर जो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जे प्राइम, तो जे प्राइम की जगह अब जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, हायर से लोअर। अब जो ट्रांजिशन है वो कहां से होगा, हायर से लोअर। तो हायर साइड पर कौन आ गया, जे, और लोअर साइड पर कौन आ गया, j-2। तो ये जो वैल्यू है जे प्राइम की है। दोनों ही केस में आपको जो जे है उसमें लोअर लेना है। तो यहां पर लोअर साइड में कौन सा आ गया, j-2, तो j-2 मैंने रख दिया जे प्राइम की जगह। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास यहां पर आएगा 4j-2, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अभी मैंने यहां पर जे प्राइम की जगह ये लिखा, पर जो रमन शिफ्ट का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, अच्छा ये जो लाइन बनेगी कौन सी बनेगी, एंटी स्टॉक लाइन। अब ये दो अलग अलग बन रहा है। अब जब रमन शिफ्ट हम निकालेंगे तो उसके लिए एब्सोल्यूट रमन शिफ्ट जो हम लिखेंगे वो जो 4j+6 से लिखेंगे, और ये जो 4j+6 लिखेंगे हम बी, इसमें ये जो जे है कौन सी साइड पे लेंगे, लोअर साइड पे। लोअर साइड का मतलब क्या हो गया कि स्टॉक्स लाइन के लिए, स्टॉक्स लाइन के लिए, स्टॉक्स लाइन के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो लोअर से हायर पर होगा, लोअर से हायर। और एंटी स्टॉक लाइन की जब बात करेंगे हम, एंटी स्टॉक लाइन, तो एंटी स्टॉक लाइन में जो ट्रांजिशन होगा वो हायर से कहां होगा, लोअर। एंटी स्टॉक लाइन में जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, हायर से लोअर। कैसे समझे इस चीज को, इस चीज को आप ऐसे समझो, अगर मैं किसके लिए निकालता हूं, स्टॉक लाइन के लिए, तो स्टॉक लाइन के लिए निकालूंगा तो जे की वैल्यू 0, फिर जे की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। तो मैं ऐसे चल रहा हूं ऊपर। तो एक बार जब मैं जे की वैल्यू 0 लिखूंगा, तो 0 लिखूंगा तो जो डेल्टा न्यू है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 6b। फिर जब मैं जे की वैल्यू 1 लिखूंगा, तो 1 लिखूंगा तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 10b। और जब मैं जे की वैल्यू 2 लिखूंगा तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 14b। और आप ध्यान से देखो, हर दो के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4b आ रहा है ना। हर दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, सक्सेसिव लाइन के बीच का डिफरेंस, वो कितना आ रहा है, 4b आ रहा है। इसी तरह से जब आप एंटी स्टॉक्स लाइन के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, एंटी स्टॉक्स लाइन, तो जब आप एंटी स्टॉक्स लाइन के लिए बनाएंगे तो आपका जो ट्रांजिशन है वो हायर से लोअर होगा, यानी कि j बराबर 2, j बराबर 1 और j बराबर 0। तो आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो। अभी आप ऐसे चल रहे थे लोअर से हायर, अब आप हायर से लोअर चल रहे हो। तो जब आपका ट्रांजिशन 1 से 0 होगा तो यहां तो आपने पहले वाला जहां से जा रहे हैं और वहां जहां जा रहे हैं तो लोअर साइड रखनी है हमेशा दोनों साइड में। तो यहां पर भी अगर 1 से 0 आ रहा है तो जे की वैल्यू आप 0 रखोगे, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर वही बनेगा 6b, यहां पर कितना बनेगा, वही 10b बनेगा, और यहां पर वही कितना बनेगा, 14b। तो यहां पर भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4b का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं इनको डायग्राम पर दिखाऊं, तो डायग्राम पे दिखाओगे तो ये एंटी स्टॉक्स लाइन है जो हायर से लोअर पर आ रही है, और ये स्टॉक्स लाइन है जो लोअर से हायर पर जा रही है। तो जब जे की वैल्यू 0, ये जे की वैल्यू 1, ये जे की वैल्यू 2, ये जे की वैल्यू 3, ये 4, 5, 6, और हर दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4b आ रहा है। कितना आ रहा है, 4b। और ये वाली जो लाइन है ये रेल्स लाइन है, यानी सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन से जो डिफरेंस है वो कितना है, 6b का। जो पहली पहली हमारे पास आई वो कितनी आई, 6b। तो सेंट्रल लाइन से जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6b का। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली स्टॉक लाइन और पहली एंटी स्टॉक लाइन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा न्यूमेरिकल, तो वो आएगा 12b। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए सेकंड स्टॉक लाइन और सेकंड एंटी स्टॉक लाइन के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 12b तो ये हो गया, और यहां जो डिफरेंस रहेगा ये 4b है इसके बाद आपने देखा, और यहां पर भी कितना है, 4b, तो ये कितना हो जाएगा, 20b। तो हर जो लाइन है, दो कंसेक्यूटिव लाइन, उनके बीच में इक्वल स्पेस्ड है, केवल पहली स्टॉक लाइन और रेल्स लाइन के बीच का स्पेस जो है वो 6b है। उसके बाद जो डिफरेंस बन रहा है वो 4b बन रहा है सारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रमन इफेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और यही क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।